नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के साहित्यकार और कवियों की श्रृंखला में हमने पहले वीडियो के अंदर दुर्सा आडा जी के जीवन चरित्र, उनकी कविताएं और उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया था। आज आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे विजयदान देथा जी। ये भी कोई कम या यूँ कह सकते हैं, हालांकि राजाओं का काल इनका काल नहीं रहा था, लेकिन स्वतंत्रता के समय और उसके बाद के महत्वपूर्ण कवियों में विजयदान देथा जी का स्थान है। देखिएगा कि विजयदान देथा जी जो थे, इनका जीवन काल कब से कब तक था, तो वो आपको दिख रहा होगा। 1 सितंबर 1926 को जन्म हुआ और 10 नवंबर 2016 को इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। देखिएगा इनकी क्या कैसे जीवनी रही थी। दोस्तों, विजयदान देथा जी का जो जन्म है वो अपने जोधपुर जिले में एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम है बोरुंदा। बताओ गांव का नाम क्या है? बोरुंदा गांव। और बोरुंदा कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। यहां पे 1 सितंबर 1926 के दिन विजयदान देथा जी का जन्म होता है। ऐसा कहते हैं कि विजयदान देथा के तो जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड होता है वो पहले से ही कवि होते हैं। जैसे कि इनके जो पिताजी थे विजयदान देथा के जो पिता थे उनका नाम था सबलदान देथा, और एक इनके जो दादाजी थे उनका नाम भी था जुगतीदान देथा। तो इनका तो हम यूं कह सकते हैं कि पूरा परिवार ही जो है या पूरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कविताओं में या कवियों में संलग्न था। एक चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, जिस नाम के पीछे आपको दान दिखाई दे वो भी जाति से चारण होता है। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि जो चारण होते हैं वो पैदा ही 5वीं पास होते हैं। इनमें इतना दिमाग होता है कि हम 5वीं पढ़ के जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जब ये पैदा होते हैं तो इनके अंदर ये नॉलेज होता है। इसलिए राजस्थान में मैक्सिमम कवि, साहित्यकार ये जो हमें कौन सी जाति के मिलते हैं? चारण। तो उन्हीं में से एक प्रमुख थे कौन? विजयदान देथा जी, जिनका जन्म कहाँ होता है? बोरुंदा, जोधपुर के अंदर। ऐसा कहते हैं कि इनके पिताजी जो सबलदान देथा जी जो एक कवि हुआ करते थे, इनकी कोई पुश्तैनी दुश्मनी थी। तो बोरुंदा गांव में एक छोटी सी लड़ाई होती है और उस लड़ाई के अंदर विजयदान देथा जी के 2 भाई और इनके जो पिताजी थे सबलदान देथा, इनकी मृत्यु हो जाती है। और उस लड़ाई में जब इनके 2 भाइयों की और इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो उस समय विजयदान देथा जी की जो आयु है मात्र 4 वर्ष थी। मात्र कितनी थी? 4 वर्ष। अब परिवार के 2 भाई नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बोरुंदा से जस्ट 20-25 किलोमीटर दूर एक जगह है जैतारण। बताओ कौन सी जगह है? जैतारण। हालांकि जैतारण कहां पड़ता है? पाली में। इस जैतारण नामक जगह में विजयदान देथा जी के एक भाई और थे और उनका नाम था सुमेरदान। विजयदान देथा के जो एक भाई थे उनका नाम क्या था? सुमेरदान देथा। तो ये जो सुमेरदान जी थे वो कोई जैतारण के किसी सिविल कोर्ट में नौकरी किया करते थे। जैतारण के सिविल कोर्ट में क्या करते थे? नौकरी करते थे। सिविल कोर्ट में नौकरी करते थे। तो जब परिवार में कोई संभालने वाला रहा नहीं, विजयदान देथा जी की आयु मात्र 4 वर्ष, तो ऐसे कहते हैं कि इनके जो भाई थे सुमेरदान जी देथा वो इन्हें जैतारण ले आते हैं। तो बोरुंदा में जन्म हुआ, वहां कोई पुश्तैनी दुश्मनी थी, किसी से लड़ाई हुई, पिता 2 भाई, उस लड़ाई के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका एक भाई बचता है सुमेरदान, जो इन्हें कहाँ ले आता है? जैतारण ले आता है। क्यों? क्योंकि जैतारण में ही वो कोई कोर्ट के अंदर जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर क्या कर रहे होते हैं? नौकरी। अब ये तो सरकारी नौकर था सिविल कोर्ट के अंदर, तो जो सरकारी नौकर है उनकी तो पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह होती रहती है। ऐसा कहते हैं कि सुमेरदान देथा की पोस्टिंग जैतारण से कुछ समय के लिए बिहार में हो गई थी। बताओ कुछ समय के लिए कहाँ चले गए थे? बिहार चले गए थे। उनके साथ साथ में विजयदान देथा जी भी गए बिहार से। ऐसे कहते हैं कि इनकी पोस्टिंग बाड़मेर हो गई थी, तो इनके साथ में इनको बाड़मेर जाना पड़ा और बाड़मेर के बाद में इनकी पोस्टिंग जोधपुर में होती है और बाद में विजयदान देथा जी जो है वो कहाँ चले आते हैं? जोधपुर चले आते हैं।
बाड़मेर में एक छोटी सी घटना घटित होती विजयदान देथा जी के साथ में कि कोई नरसिंह राजपुरोहित, आप नोटिस करना कि बाड़मेर वाले एरिया में राजपुरोहित जो जाति है वो पढ़ी लिखी होती है, तो वहां पे कोई एक नरसिंह राजपुरोहित नामक करके कोई एक विद्यार्थी होता है जो इनके साथ पढ़ रहा होता है, और वहां पे थोड़ा शास्त्रार्थ वाला इनके बीच में वाद विवाद हो जाता है ना, ज्ञान को लेकर। तो वहां से विजयदान देथा जी ने कहा कि यार मैं भी आगे जाके लेखक बनूंगा, लेकिन इनके पिता दादा हालांकि कवि थे, लेकिन ये कवि बनना नहीं चाहते थे। उसके बाद में कहते हैं कि जब ये जोधपुर आए तो जोधपुर में इनका एक चचेरा भाई रहा करता था जिसका नाम था कबीरदान देथा। विजयदान देथा के जो चचेरे भाई थे उनका नाम क्या था? कबीरदान। चचेरे भाई जो थे वो कौन थे? कबीरदान थे। तो ये जो कबीरदान जी थे ना, वो कविताएं लिखते थे और कविताएं लेखन का इनका कार्य था। तो विजयदान देथा क्या करते थे कि इनकी जो लिखी हुई कविताएं हैं उनके ऊपर खुद का नाम लिख के दिस पोएम बाय विजयदान देथा, और लोगों को बांटे फोटोकॉपी करवा के, लो पकड़ो। लोग जब वो कविताएं पढ़ते तो विजयदान देथा की वाहवाही करते कि यार वाह विजयदान, क्या कविता लिखी है तुमने। और उसके बाद में कहते हैं कि विजयदान देथा जी को एक चीज पता चल गई थी कि यार जो अच्छा कवि होता है, अच्छी कविताएं जो लिखता है ना, उसकी लोकप्रियता बड़ी तगड़ी होती है। तो वहां से ये मोटिवेट हुए अपने चचेरे भाई कबीरदान से कि मैं भी जो है वो आगे जाके क्या बनूंगा, एक अच्छा कवि। फिर हम भली भांति जानते हैं कि विजयदान देथा जी अपने राजस्थानी साहित्य के कितने महान जो है वो एक कवि बने थे, एक महान साहित्यकार बने थे। अच्छा हाँ, एक चीज आप और ध्यान रखना, जो विजयदान देथा थे वो प्रारंभ में हिंदी में जो है वो कविताएं लिखते थे। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में कविताएं लिखते थे। लेकिन बाद में ऐसा कहते हैं कि इन्होंने कुछ जो रूस की कविताएं हैं या जो रूस की किताबें हैं वो पढ़ी थी, जिनमें साफ लिखा हुआ होता था कि हमेशा अपनी मातृभाषा जो होती है और जो अपना गांव होता है उसी के बारे में लिखना चाहिए, उनके आसपास की घटनाओं का वर्णन करना चाहिए। और जितना अच्छा अपन मातृभाषा में कुछ कह पाते हैं उतना कोई दूसरी भाषा में नहीं कह पाते, क्योंकि मातृभाषा अपन जब जन्म होता है अपना तो वहीं से अपन सीख जाते हैं, और बाकी जो भाषाएं हैं वो अपन सीखते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा, अभी अपने को कह के अंग्रेजी में बोलो तो अपन जितना मारवाड़ी में या राजस्थानी में अच्छा बोल सकते हैं उतना अंग्रेजी में थोड़ी बोल पाएंगे, नहीं, क्योंकि मातृभाषा राजस्थानी जो है वो हमारे जन्म से हमने सीखी है आसपास के वातावरण से, और अंग्रेजी तो हमने शिक्षकों से सीखी है। ठीक है, तो बाद में ये उन रूसी कविताओं से मोटिवेट हुए और इन्होंने हिंदी की जगह जो है वो कौन सी कविताएं लिखना या कौन सी भाषा के अंदर कविताएं लिखना स्टार्ट किया था? राजस्थान। छोटी सी आप ये भी ध्यान रखना। और उनमें ये भी लिखा गया था रूसी कविताओं में कि आप वर्णन हमेशा उसी जगह का करो जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो विजयदान देथा ने कहा यार मैं तो मेरे गांव के बारे में तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो बाहर की चीज का वर्णन क्यों करूं। अभी मैं आपको बोलूं स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ लिखो, अब अपने को पता ही नहीं स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, कौन सी नदियां बहती है, कौन से पहाड़ है। अभी अपने को कहे कि लिखो रे जयपुर के बारे में, तो जयपुर के बारे में बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां जानते हैं। तो ये खैर नॉर्मल सी बात है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, विजयदान देथा जी का जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ और कोई पुश्तैनी लड़ाई हुई जब इनकी एज मात्र 4 वर्ष थी, तो इनके पिता और इनके 2 भाइयों का जो है उसमें मृत्यु हो जाती है। फिर इनके जो भाई है वो सुमेरदान जो किसी जैतारण के सिविल कोर्ट में नौकरी कर रहे होते हैं और वो जैतारण ले आते हैं। उसके बाद में उनकी पोस्टिंग बिहार होती है, तो विजयदान देथा जी भी बिहार जाते हैं। बिहार से बाड़मेर और जोधपुर में इनके एक चचेरे भाई निवास करते हैं कबीरदान देथा, जो कविताएं लिखते हैं। तो उनसे मोटिवेट होके और कवि बनना चाहते थे। कौन? विजयदान देथा। और रूसी कविताओं से मोटिवेट हुए कि अपनी मातृभाषा में कविताएं लिखनी है, मतलब राजस्थानी भाषा में, और ज्यादातर हमें उन्हीं घटनाओं का, उन्हीं कथाओं का वर्णन करना है जो अपने आसपास जो है वो घटित हुई है। ठीक है, तो देखिएगा विजयदान देथा से संबंधित ये कुछ चीजें। उसके बाद में देखना आप मस्ट इंपोर्टेंट, आपने एक जगह का नाम सुना होगा बोरुंदा, खैर अभी एक आया था। तो जब हम राजस्थान के साहित्य, कला एवं संगीत संस्थान एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें आप एक संस्थान पढ़ोगे, रूपायन संस्थान। बताओ संस्थान का नाम क्या है? रूपायन संस्थान। दोस्तों ध्यान रखना,
खैर आप लोगों को याद आ ही गया होगा कि जो रूपायन संस्थान है ना, ये बोरुंदा के अंदर है। रूपायन संस्थान कहाँ है? बोरुंदा में। और ये बोरुंदा नामक जो जगह है वो कहां पड़ती है? अपने जोधपुर के अंदर। तो ये तो विजयदान देथा जी का जन्म स्थल है, और वहां पे अगर कोई संस्थान की स्थापना हो रही है, मतलब पक्का इस संस्थान की स्थापना में भी विजयदान देथा जी का कोई ना कोई योगदान जरूर होगा। तो देखिएगा, रूपायन संस्थान की स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी। रूपायन संस्थान की स्थापना कब होती? 1960 के अंदर। अच्छा, ये जो संस्थान है साहित्य, संगीत और कला से रिलेटेड, इनका काम क्या होता है कि जो अपने राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हुए, राजस्थान की लोक कलाएं हुई, राजस्थान के लोक संगीत हुए, अपनी जो लोक कथाएं हुई, लोक गाथाएं हुई, उनका संरक्षण करना, और जो है उनका संरक्षण कर और ऐसी चीजों को बढ़ावा देना। तो यही रूपायन संस्थान का काम है। 1960 में स्थापना हुई रूपायन संस्थान की, और ऐसा कहते हैं कि इसके जो संस्थापक थे, इसके जो फाउंडर थे रूपायन संस्थान के, वो कोमल कोठारी थे। रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन थे? कोमल कोठारी जी। लेकिन ध्यान रखना आप, इस संस्थान के जो सह संस्थापक थे, को फाउंडर हम यूं कह सकते हैं, सह जो संस्थापक थे, ध्यान रखना दोस्तों, जो सह संस्थापक थे वो अपने विजयदान देथा जी थे। इसके जो सह संस्थापक है वो कौन थे? विजयदान देथा जी। अच्छा, एक और जो गजब सी बात, विजयदान देथा, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूपायन संस्थान के जो सह संस्थापक है उसके रूप में भी विजयदान देथा जी का महत्वपूर्ण योगदान था। अब ऐसा कहा जाता है कि रूपायन संस्थान का जो मेन कार्यालय है वो पहले बोरुंदा में हुआ करता था, लेकिन अभी आप ध्यान रखना, इसका जो कार्यालय है वो प्रॉपर जोधपुर के अंदर स्थित है, क्योंकि बोरुंदा के दो महान व्यक्तित्व कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने इनकी स्थापना की थी। बाद में जब ये नहीं रहे तो उस तरीके से इसकी केयर नहीं हो पाई, इसलिए रूपायन संस्थान को अभी कहाँ शिफ्ट कर दिया? जोधपुर। तो रूपायन संस्थान की स्थापना में भी विजयदान देथा जी का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आगे चलो नेक्स्ट। अब देखिएगा, विजयदान देथा जी की, या विजयदान देथा जी जो है वो अपने प्रसिद्ध क्यों हुए? तो इनकी कुछ अद्भुत रचनाएं हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये कोई रचनाएं लिखेंगे तो अपनी मातृभाषा में लिखेंगे, पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि अपने आसपास की गांव की घटनाओं पर जितना अच्छा लिख पाएंगे उतना कहीं नहीं लिख पाएंगे। तो इनकी जो पहली जो रचना है, या जो इनकी पहली कृति है, विजयदान देथा की रचनाएं। दोस्तों आपने सुना होगा, एक अगर हम राजस्थानी साहित्य पढ़ते हैं तो बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, खैर नाम से लगता है, फुल राजस्थानी लैंग्वेज में लिखी गई है, बातारी फुलवारी। देखो इधर कि बातारी फुलवारी है क्या, या पहले अपन कंपटीशन की दृष्टि से बात कर लेते हैं कि बातारी जो फुलवारी है वो कब से कब तक लिखी गई? 1960 से 75 के बीच में ये जो है इस समय लिखी गई थी, 1960 से 75 के बीच में। बातारी फुलवारी के अंदर दोस्तों ध्यान रखना कुल 14 खंड है। कुल कितने खंड है इसमें? 40। लेकिन यहां से आपको ध्यान रखना है कि अपने राजस्थान जो बोर्ड है आरबीएससी, और इसकी जो 10th की पुस्तक है उसके अंदर इसके 13 खंड दे रखे हैं। तो खैर ये भी आपको एक नॉर्मल ध्यान सा रखना है कि बातारी जो फुलवारी है वो टोटल कितने खंडों में डिवाइड है? तो 14 खंडों में डिवाइड है। कितने खंडों के अंदर? 14 खंडों के अंदर। लेकिन आरबीएससी की जो पुस्तक है 10th की, उसमें कितने खंड दे रखे हैं? 13 खंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि बातारी फुलवारी जो इनकी पहली रचना थी उसका जो 10वां खंड था, कौन सा खंड? 10वां खंड। इस 10वें खंड को दोस्तों 1974 के अंदर 1974 के अंदर एक अवार्ड मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये थोड़ी जोरदार की सी बात, आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो बातारी फुलवारी है वो 1960 से 75 के मध्य लिखी गई, टोटल 14 खंडों में है। आरबीएससी की पुस्तक के अनुसार 13 खंड है इसके अंदर, और 10वें खंड को
साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इसमें है क्या, तो बातारी फुलवारी के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके अंदर सांपों की कहानियां हैं। बताओ किसकी कहानियां? सांपों की कहानियां या सांपों की बातें हैं इसके अंदर। सांप मतलब स्नेक, वही अपना सर्प। इसमें ये लिखा हुआ है कि अपने राजस्थान में चाहे कोई लोक देवता हो, कोई लोक देवी हो, या फिर अपने कोई पारिवारिक देवता हो, तो हम उन सब की जो पूजा है वो सर्प के रूप में करते हैं, यानी कि सर्प की बड़ी मान्यता है। एक जोरदार सी कहानी इसमें और मिलती है कि हमारे बोरुंदा के अंदर एक आदमी हुआ करता था और उसके घर के पास में कोई एक सांपों का बिल था, तो वो उन सांपों को डेली दूध पिलाता था। सांप उससे इतने प्रसन्न हुए आदमी से कि उस आदमी को डेली एक सोने की मुद्रा लाके और उसको देते थे। तो वो आदमी और सांपों को दूध पिलाता, वो रोज उसको एक मुद्रा देते। एक दिन वो आदमी जो है वो अपने घर से कहीं बाहर जाता है तीर्थ यात्रा के लिए अपनी पत्नी के साथ, और अपने बेटे को वो काम सौंप के जाता है कि कुछ भी करना लेकिन सांपों को दूध पिलाना मत भूल जाना, और वो लेके आएंगे एक सोने की मुद्रा, वो तेरे पास रख लेना। तो बेटे ने कहा ठीक है पिताजी। अब पिताजी तो निकल जाए और बेटा जो है वो दिमाग लगाता है, यार सांप ही तो है, तो क्यों ना अपन सारी स्वर्ण की मुद्रा जो है या सारा जो खजाना वो एक बार में प्राप्त कर लेते हैं। वही खैर की कहानी सुनोगी आपने, एक मुर्गी अंडा देती थी सोने का, तो उसने सोचा यार कि एक बार ही काट दें, सारे अंडे सारे एक साथ में ही प्राप्त कर ले। तो ठीक उसी प्रकार से कहानी, वो लाठी लेकर उन सांपों को भगाता है वहाँ पे, और खजाना भी उसे प्राप्त नहीं होता है। बाद में उसके पिताजी लौट आते हैं और उनके पिताजी को पता चलता है कि सांपों के साथ में ऐसी कुछ गड़बड़ सी कर दी बेटे ने, लेकिन उन पिताजी को पता होता है कि अब सांप इसे छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे। तो वो कहते हैं कि सुबह उठते ही मैं मेरे बेटे को यहाँ से जो है वो कहीं दूसरे गांव के अंदर भेज दूंगा। लेकिन वो सुबह उठ के देखते हैं कि उनके पुत्र की तो मृत्यु हो गई सांप खाने की वजह से। फिर भी वो इतना सीरियस नहीं हुआ, सांपों को दूध पिलाते रहे। फिर सांप इतने खुश हुए उनसे कि उन्हें पूरा खजाना देके चले गए। इस प्रकार की बातें हैं, है ना। तो नाम ही क्या है, बातारी फुलवारी। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना। एक मस्ट इंपॉर्टेंट सी चीज, विजयदान देथा जी की एक जोरदार सी रचना, बापू के 3 हत्यारे। बापू के कितने हत्यारे? 3 हत्यारे। अब जब इस रचना के बारे में हम देखते हैं तो यार बापू के 3 हत्यारे कहां थे? बापू का तो एक ही हत्यारे था, नाथूराम गोडसे। तो यहाँ पे विजयदान देथा जी ने बापू के 3 हत्यारे कैसे बताएं? तो दोस्तों विजयदान देथा जी एक चीज कहते हैं कि महात्मा गांधी को यानी कि बापू को शारीरिक रूप से तो नाथूराम गोडसे ने मारा था गोली से, लेकिन वो 3 कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के अंदर बापू की हत्या की है। मतलब कि जो कवि है वो गांधी जी की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, ये जो बापू के 3 हत्यारे नामक रचना है वो एक आलोचक रचना है। बताओ कैसी रचना है? आलोचक। इसमें आलोचना की गई है उन 3 कवियों ने। तो आप थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो 3 हत्यारे हैं ना, इसमें वो कौन है? ये 3 कवि है। अब थोड़ा सा और अपन देखें, कभी आप जिंदगी में अच्छे से एग्जाम दो तो वो 3 कवि है कौन कौन? तो एक तो अपने ऐश्वर्या राय के दादेर ससुर जी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर गांधी जी की बहुत धजिया उड़ाई है। एक अपने सुमित्रानंद पंत और एक है नरेंद्र शर्मा। दोस्तों ये 3 कवि हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखना वापस कि इनकी रचना है बापू के 3 हत्यारे, उसमें 3 कोई आदमी हत्यारे नहीं है, 3 कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से गांधी जी की हत्या की है। तो वो 3 कौन कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत और नरेंद्र शर्मा। तो देखिएगा आप, अब और भी आपसे पूछ ले कि इन्होंने अपने कौन कौन सी कविताओं में गांधी जी की हत्या की है। तो हरिवंश राय बच्चन की जो है रचना या इनकी जो कविता है उसका नाम है सूत की माला। सूत की माला। सुमित्रानंद पंत की जो है वो है खादी के फूल। ये इनकी कविता है, खादी के फूल। और नरेंद्र शर्मा की है रक्त चंदन।
इन तीनों कविताओं के अंदर इन तीनों कवियों ने महात्मा गांधी की जीभ भर के धजिया उड़ाई, इसलिए अपने विजयदान देथा जी ने इनके बारे में यहाँ पे लिखा है। एक थोड़ा आप और ध्यान रख लेना, ये जो खादी के फूल है ना, वो इन दोनों ने मिलकर लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन ने और सुमित्रा नंदन पंत ने। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप ध्यान रखना। अभी हम रचनाएं पढ़ रहे हैं और अपने कंपटीशन एग्जाम में तो यही आता है कि बातारी फुलवारी के राइटर कौन है, तो विजयदान देथा जी। ये कितने खंडों में लिखी हुई है? 14 खंडों में। आरपीसी की बुक जो बुक है आरबीएससी की, वो 13 खंड बताती है और 10वें खंड को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। बापू के 3 हत्यारे कौन है विजयदान देथा जी के अनुसार? तो 3 कवि है। वो 3 कवि कौन कौन से हैं? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत, नरेंद्र शर्मा। हरिवंश राय बच्चन की कविता सूत की माला, सुमित्रानंद पंत की खादी के फूल और नरेंद्र शर्मा की रक्त चंदन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो है ओके, इनकी एक कविता या एक रचना और है और वो है चौधरायण की चतुराई। चौधरायण की चतुराई यानी कि अपने यहां पे एक जाति निवास करती है जाट, जिन्हें अपन चौधरी कहते हैं। तो कोई महिला होगी चौधरायण और उसकी जो चतुराई है उसका वर्णन जो है इन्होंने अपनी इस रचना के अंदर किया। आगे देखो, इनकी जो चौथी कृति है वो है दुविधा। चौथी बताओ कौन सी है? दुविधा। और ये दुविधा तो क्या गजब की रचना है। इसके ऊपर बॉलीवुड के अंदर खूब सारे नाटक और खूब सारे फिल्में बनी हुई है। दोस्तों ध्यान रखना आप, जैसे एक दुविधा फिल्म बनी है और वो उसके जो डायरेक्टर है वो कौन थे? मणिकौल थे। ध्यान रखना, मणिकौल कौन थे उसके डायरेक्टर? ये सारे डायरेक्टर ही है, ये हबीब तनवीर, श्याम बेनेगल, प्रकाश झा और अमोल पालेकर। तो दुविधा फिल्म बनी सबसे पहले और किसने बनाई थी? मणिकौल ने। विजयदान देथा की रचना दुविधा के ऊपर ही उसकी कहानी पे डिपेंड है। यह है चरणदास सोर, नाटक है ये वाला क्या है? नाटक। और वो जो नाटक है वो किसने बनाया था? हबीब तनवीर ने। एक चरणदास सोर फिल्म भी है और ये वाली जो फिल्म है वो किसने बनाई? श्याम बेनेगल ने। एक परिणीति फिल्म है जिसके डायरेक्टर प्रकाश झा थे और एक पहली फिल्म है जिसके डायरेक्टर अमोल पालेकर थे। यहाँ पहली का मतलब फर्स्ट नहीं है, वो बोलते हैं ना पहलियां बुझाना, वो वाली पहली है। और इस पहली फिल्म के अंदर 2 बॉलीवुड के जाने माने खैर सितारे, एक तो अपना अमिताभ बच्चन और एक शाहरुख खान। 2005-6 के आसपास ये फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, पहली फिल्म, तो जिसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जो है वो स्टार रहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, दुविधा जो है वो इसके ऊपर काफी कुछ बॉलीवुड वालों ने बनाया। आगे चलो, नेक्स्ट इनकी जो 5वीं रचना है वो अलेखू हिटलर। तो आप ध्यान रख लेना, ये भी ध्यान रखना है। मारो बदलो और मेरो दर्द ना जाने कोई। यहां तक तो आपको याद रखना ही है। पहली बातारी फुलवारी, दूसरी बापू के 3 हत्यारे, तीसरा चौधरायण की चतुराई, चौथी दुविधा, 5वीं अलेखू हिटलर, 6ठी मारो बदलो और 7 नंबर पे मेरो दर्द न जाने कोई। बाद में भी आप याद रहो तो ठीक, नहीं तो कोई बड़ी बात। 8 नंबर पे तीड़ो राई, 9 नंबर पे दूर, 10वीं उलझन, रुख, अंतराल, राजस्थानी हिंदी और साहित्य कोश, मतलब इन्होंने हिंदी और राजस्थानी का साहित्य कोश लिखा है। साहित्य और समाज, एक अपने प्रेमचंद के पात्र और एक राजस्थानी लोकगीत। टोटल 16 रचनाएं किसकी? विजयदान देथा जी की। अब देखो, इतने बड़े अगर कवि हुए हैं तो नो डाउट इनको कोई ना कोई पुरस्कार भी मिला होगा। बातारी फुलवारी अगर आप पढ़ लो तो यार क्या रचना है। गांधी बापू के 3 हत्यारे, मतलब एक से एक बढ़ के इनका ग्रंथ है। तो नो डाउट इतने अच्छे अगर होंगे तो इनको कोई ना कोई पुरस्कार भी मिलेगा। देखो, पहले पुरस्कार से पहले 2 और इनसे जुड़ी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें। एक तो देखो, ये सपन प्रिया क्या है। अब देखो, इतने महान कवि हुए तो आप लोगों को पता होगा कि विश्व का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है नोबेल, जो साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और उसके लिए पहले जैसे कोई साहित्यकार है तो उसकी जो सारी रचनाएं हैं उनका संकलन करना पड़ेगा, फिर वो जो उनकी रचनाएं हैं वो नॉमिनेट होगी नोबेल के लिए।
और फिर नॉमिनेट होने के बाद में उनमें से किसी में से एक को जो है वो क्या मिलेगा, नोबेल पुरस्कार। तो आप ध्यान रखना 2011 के अंदर 2011 ईस्वी में जो इनकी रचनाएं हैं या फिर आप बोल दो विजयदान देथा की जो कथाएं हैं उनका संकलन किया गया। उनका क्या किया गया, संकलन, मतलब सबको एक जगह किया और 2011 में उनकी कथाओं का संकलन करके और नोबेल पुरस्कार के लिए वहां भेजा गया था। इनकी नॉमिनेट भी हुई थी लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं मिल पाया था। तो जो इनका संकलन हुआ था इनकी कथाओं का सबका एक साथ मिला के, वो किस नाम से हुआ था, उसका नाम था सपन प्रिया। तो आपसे पूछ रहे सपन प्रिया क्या है, कि 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए विजयदान देथा जी की जो कथाएं हैं उनका संकलन किया था एक साथ में, किस नाम से, तो सपन प्रिया के नाम से। ये क्या है, द डिलेमा, ये ध्यान रखना आप। इनकी जो रचनाएं हैं या इनकी जो कविताएं हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद, विजयदान देथा जी की कविताओं का अंग्रेजी में जो अनुवाद है, क्योंकि इन्होंने किस में लिखी थी, राजस्थानी में, और उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो किस नाम से मिलता है, द डिलेमा के नाम से। तो ये दो इंपॉर्टेंट सी चीजें आप और ध्यान रखना विजयदान देथा जी के बारे में। आगे चलिएगा नेक्स्ट। हाँ, अभी हमने पढ़ा कि अगर इतना महान व्यक्तित्व होगा तो उसको क्या मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे। तो एक तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1974 में। अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी एक रचना है बातारी फुलवारी, देखना आप, बातारी फुलवारी बताया था मैंने आपको कि 14 खंड है इसके अंदर, और इसके 10वां जो खंड है उसको 1974 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो एक तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है इंपॉर्टेंटली। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। मरुधरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, बिहारी मल, जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के एक दरबारी कवि जो भी एक अच्छे साहित्यकार थे, बिहारी सत्सई जैसी रचना लिखी थी, उन्होंने रचना की थी, तो उनके नाम से ही पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार ये भी नहीं मिला। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आप याद रखना। आगे चलो नेक्स्ट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 2007 के अंदर इनको क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड। फिर राव सिंहा अवार्ड भी मिला हुआ। आप ध्यान रखना, अपने जोधपुर के अंदर एक मेहरानगढ़ ट्रस्ट चलता है, मेहरानगढ़ ट्रस्ट, और उस मेहरानगढ़ ट्रस्ट के द्वारा जो साहित्यकार वगैरह होते हैं उनको जोधपुर में राव सिंहा पुरस्कार दिया जाता है। कवि काग पुरस्कार, एक आपको ये ध्यान रखना, राजस्थान रत्न। तो ऐसे तो उनको खूब सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन आपको कितने ध्यान रखने हैं, 3। एक तो राजस्थान रत्न, एक अपना पद्मश्री और एक साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, तो दोस्तों ये हमने विजयदान देथा जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो खैर हमने इनकी पढ़ी थी कि स्टार्टिंग में नॉर्मल सी जीवनी, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आए कि नहीं आए, लेकिन यहाँ से जरूर आना स्टार्ट होता है इनकी रचनाओं से। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना, इनकी 10-12 रचनाएं हमने पढ़ी, फिर इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो इसी प्रकार ये अपने साहित्यकारों की जो श्रृंखला है वो चलती रहेगी, और आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर वेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।